सर वो मैं आपसे पूछना चाहूँगा वो ये है कि इसकी तमाम चीज़ों के साथ ही जुड़े हुए जो सिचुएशन है वो है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की। और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की जब बात करते हैं तो हमें वो 30 नवंबर भी नज़र आ रहा है, हमें मुख्तलिफ चीज़ें दूसरी भी नज़र आ रही हैं। तो कोई इस तरह की चीज़ नहीं हो सकती कि पॉलिटिकल मिलियू में हम जो एक थोड़ी सी इरिटेंट्स हैं उनको ज़रा कंट्रोल करने के लिए हम अपनी इस तरह की काविशें करें ताकि ये जो आपके मामलात हैं ये सही तरह चलें ताकि लोगों तक समरात इसके पहुँच सकें। इशरार साहब, उसमें हुकूमत वक्त की तरफ से तो कभी भी कोई कमी ऐसी नहीं आई। और जब भी इमरान खान साहब लाहौर से नहीं चले थे तब भी वो सारी बातें मानी गई और उनके ऊपर मुज़ाकरात की दावत दी गई, बैठ के हल करने को बात कही गई। और एक बड़ा रवायती तरीका है, आप भी उसी खित्ते से ताल्लुक रखते हैं जहां से मैं हूं, कि अगर किसी का कोई बड़ा बुजुर्ग किसी मामले में जब दाखिल होता है तो दूसरे लोग अपने लिए बाइस से इज्जत समझते हैं। तो मुझे वो दिन पाकिस्तान की सियासी तारीख में बड़ा याद रहेगा जब खुर्शीद शाह साहब, महमूद खान अचकजई और बहुत सारे सीनियर रहनुमा इमरान खान साहब के पास तशरीफ लेके गए और इमरान खान साहब ने सियासी नाबलूगत का मुजाहरा करते हुए उनसे मिलना भी पसंद न किया। तो आज शायद वो ढूंढते हों कि फिर कोई ऐसा दिन उन्हें मिले कि इतनी सीनियर क़यादत जिसमें तमाम सूबों से और तमाम पार्टियों से लोग मौजूद थे वो उनके पास चल कर गए थे। और आज अगर वो एक नई धमकी सियासी निजाम को देने चले हैं तो मैं बतौर पॉलिटिकल वर्कर ये 30 नवंबर को इस तरह देखता हूं कि जिस तरह जब इमरान खान साहब ने ये ऐलान किया कि आप सुबह से सिविल नाफरमानी शुरू कर दें और टैक्स देना ना अदा करें, तो आपने देखा कि लोगों की लाइनें लगी जिन्होंने अपने टैक्स के गोशवारे फाड़े, बल्कि उल्ट हुआ कि जहांगीर तरीन सबसे पहले जमा करवा के आए। इसी तरह इमरान खान साहब ने कहा कि जी आप बैंकों के जरिए पैसे भेजना बंद कर दें, तो पाकिस्तान के बैंक सारे कंगाल हो गए। इसी तरह इमरान खान साहब ने अगले दिन कहा कि जी गली गली कूचा कूचा जो है ना वो आप ऐसे कर दें, तो भी देखा आपने कुछ नहीं हुआ। लोग बहुत समझदार हैं, लोग समझते हैं और बाशऊर हैं और लोग ये समझते हैं कि सियासी इस्तेहकाम जो है वो सियासी पॉलिसियों से आता है और वक्त के साथ साथ आता है। ठीक बात। धरने से, मुजाहरे से कुछ हासिल होने वाला नहीं। बिल्कुल सही। एक चीज हासिल हो रही है धरने से और मुजाहरे से, वो ये है कि इमरान खान साहब क्योंकि केपीके के अंदर डिलीवर नहीं कर सके। कल आपने भी देखा और पूरे जो है वो दुनिया ने देखा कि वीआईपी कल्चर के स्टेज पे खड़े होकर खात्मे के नारे लगाने वाले कोई 250 गाड़ियों के काफिले में गए और सड़कें उसी तरह बंद हुई और वो साथ साथ फिक्र भी चल रहे थे कि वीआईपी मूवमेंट हो तो सड़कें बंद कर देना। और उस वक्त पेशावर की सड़कें बंद थी और खान साहब के लिए बंद थी और खुद हेलीकॉप्टर में और जहाज में सफर करके जाते हैं। वो कहां से आया, लेकिन इन चीजों को फिक्स करने की जरूरत है। और चौधरी साहब आपका बहुत शुक्रिया। 30 नवंबर की जहां तक बात है तो मैं इमरान खान साहब से और अहले पाकिस्तान से एक बात कहूंगा कि जब तक हम कानून की हुक्मरानी पर खुद अमल नहीं करेंगे, खुद उसको नहीं मानेंगे, अगर सिविल इंतजामिया इमरान खान साहब को कोई जगह मुख्तस करके देती है तो उन्हें वहीं पे जलसा करना चाहिए, वहीं पे इज्तिमा करना चाहिए। इस चीज से गुरेज और इज्तनाब करना चाहिए कि पहले की तरह वो सुप्रीम कोर्ट को, सीबीआर को, वो हमारे कैबिनेट डिवीजन को, वो पीटीवी को, इंटीरियर मिनिस्ट्री को, इनको मफलूज बना के रखें। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अल्लाह करे कि ऐसी बात जो है आपकी वो सुनी जाए और उस पर अमल भी हो। आपका बहुत शुक्रिया। चौधरी जाफर इकबाल हमारे साथ मौजूद थे, पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं और MNA भी हैं गुजरात से। उनसे बात हो रही थी। यहाँ पे एक ब्रेक का वक्त पहुंचा है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मजीद बात कर रहे होंगे। प्लीज सिट, आई विल बी राइट बैक। वेलकम बैक नाजरीन। बात हो रही थी आज दी जाने वाली उन खुशखबरियों की जो आज प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब ने आज हमें दी हैं और बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं क्योंकि लोग चाहते हैं कि उनके मसाइल को हल किया जाए, उनके मुतल्लिक सोचा जाए। तो हम लोग अक्सर ये सुनते हैं कि जो गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है हमारे लिए, तो आज उन्होंने उसका जवाब दिया कि बिजली की लोड शेडिंग ख़त्म हो रही है उनके दौर में और पेट्रोलियम मसनूआत जो हैं उनकी कीमतों में मज़ीद कमी आ रही है। तो इस तरह की चीज़ें हैं, ये आती रहनी चाहिए और अल्लाह करे कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं और उनकी टीम जो है वो इस तरह के काम करती रहे। एक और खुशखबरी जो मैं आज आपको अभी सुनाने जा रहा हूँ वो ये है कि प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब ने जो बात कही है उसके बाद हमें एक ऐसी शख्सियत अभी थोड़ी ही देर में ज्वाइन करेंगी
जो एक और खुशखबरी हमारे लिए हैं, और वो हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान और T20 वर्ल्ड कप जीतने वाले वो खिलाड़ी जिनका नाम इस वक्त पूरी दुनिया में रोशन है, और अल्लाह ताला ने उनको इतनी इज़्ज़त अता की है कि मैं समझता हूँ कि जिस तरह कल भी मैं कह रहा था कि इन सादत बज़ोरे बाजू नेस्त ताना बख्शत खुदाई बख्शिंदा मर्द बहरान है पाकिस्तान क्रिकेट के, और उनको दुनिया मानती है कि उन जैसा प्लेयर शायद ही कभी पैदा हुआ होगा। यूनुस खान हमें ज्वाइन कर रहे हैं दुबई से, उनसे बात करते हैं। यूनुस, अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। यूनुस भाई, आपको बहुत बहुत मुबारक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, ख़ास तौर पे इसलिए कि जो इस वक्त सिचुएशन है उसमें आपने हमारे लिए टाइम निकाला, और ख़ास तौर पे जो मुबारक बात है वो इसलिए कि जो आप रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाए चले जा रहे हैं माशाल्लाह, अल्लाह ताला का आपके ऊपर इतना करम है। तो आप मुझे बताइएगा सबसे पहले कि आपकी फीलिंग्स क्या हैं, आप किस तरह अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं, किस तरीके से अपने घर वालों का शुक्रिया अदा करते हैं, इस हवाले से ज़रा बताइएगा जी। थैंक यू सर, आपने इतने अच्छे अल्फाज में आज मेरे मुतलिक है। देखें, जैसे मैं बार बार कहता हूँ, ये तो सर अल्लाह की तरफ से ये सारा कुछ, इंसान सिर्फ कोशिश कर सकता है, और मैं बस कोशिश कर रहा हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं जो भी इनिंग खेलूँ पाकिस्तान के लिए खेलूँ, अपने के लिए खेलूँ, और यही मेरे ख्याल से वो चीज़ें हैं जो मैं कर रहा हूँ। तो अल्लाह मुझे इज्जत दे रहा है, और जहाँ तक शुक्र की बात है तो कोशिश करता हूँ कि नमाज टाइम पे पढ़ूँ, शुक्राने के नफल अदा करूँ, अपनी वालदा से बात करूँ, अपनी फैमिली से बात करूँ, अपने दोस्तों से बात करूँ, थैंक यू अदा करूँ कि जब उन्होंने मुझे हमेशा जब भी मुझ पे कुछ टफ आया है मेरे कैरियर में, तो वो मेरे साथ रहे, मुझे मोटिवेट किया। तो बस इसी तरह शुक्र अदा करता हूँ सबका। सही बात है। यही मेरा ख्याल है कि अच्छे इंसान की यही निशानी होती है कि थ्रू थिक एंड थिन वो खुदा को याद रखता है। मुझे ये बताइएगा यूनुस भाई कि आपके बारे में जो एक अक्सर लोग ये कहते हैं कि आप मर्द बहरान हैं, अल्लाह के फजल से आप जब भी टीम बहरान में होती है तो आप उसको निकालते हैं। आपके अंदर ये पेशेंस, ये रेजिलियंस, इस तरह का जो फोकस होना है, इसकी क्या वजह है? आप कैसे अपने आप को तैयार करते हैं? आप मेंटल एक्सरसाइजेज वगैरह कुछ करते हैं, क्या करते हैं? नहीं, मेरे ख्याल से ये अल्लाह ताकत देता है, अल्लाह गाइडेंस देता है तो होता है। और मेरे ख्याल से मेरी जो लाइफ अगर आप देखेंगे शुरू से ही, कि जिस तरह मेरे कैरियर रहा है मेरे साथ, और जिन नंबर पे मैं बैटिंग करता रहा हूँ, वो हमेशा जब भी मैं उस सिचुएशन में गया हूँ तो टीमों ने या मेरे क्लब्स ने या मेरे डिपार्टमेंट्स ने या पाकिस्तान ने मुझसे ये उम्मीद रखी, और मुझसे यही एक्सपेक्टेशन थी कि यूनुस खान जाएंगे और वो कुछ करेंगे, चाहे वो फील्ड में हो, चाहे वो फील्डिंग कर रहे हो, चाहे वो बैटिंग कर रहे हो, या इवन जब मुझे कैप्टनसी मिली 2009 में, तो उस वक्त भी एक एक्सपेक्टेशन थी कि यूनुस खान आएंगे और कुछ चेंज होगा। तो मेरे ख्याल से वही एक्सपेक्टेशन जो है, मैं बार बार अपने आप को मोटिवेट करता हूँ कि जितने भी प्लेयर्स कुछ भी करें, लेकिन यूनुस खान कोशिश करे कि वो कम से कम गलतियां करें। मैं भी इंसान हूँ, बाज़-औक़ात हो जाती है गलतियां, लेकिन ये कि मैं कोशिश ये करता हूँ। एक बात जो मैं बार बार अपने आप को रोजाना सुबह उठ के ये कहता हूँ कि मैं हूँ यूनुस खान, और मुझे जो है वो पाकिस्तान के लिए और अपने मुल्क के लिए और अपनी फैमिली के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए कुछ एक्स्ट्रा करना है। तो मैं कहता ये वो चीजें होती है जो मैं बार बार अपने आप को याद दहानी कराता हूँ। तो अल्लाह मुझे कोशिश करता हूँ कि तो हम्बल रहूँ, कोशिश करता हूँ कि सबसे राब्ते में रहूँ, और सबकी दुआएं मुझे मिलती रहें, और अच्छा बुरा टाइम अपने फैमिली के साथ और पूरे पाकिस्तान के साथ शेयर करूँ। अच्छा यूनुस भाई, मुझे बताइए, मैंने सुना है आप डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा हैं, घड़ी के मुताबिक चलते हैं, घड़ी के मुताबिक ही आप सोते हैं, घड़ी के मुताबिक ही आप खाना खा रहे होते हैं, इतना डिसिप्लिन। और बल्कि मुझे तो ये भी मालूम है कि बहुत सारे लोग आपको अपना रोल मॉडल कहते हैं, अपनी लाइफ में वो आपको फॉलो कर रहे होते हैं। आप बेसिकली एक मेंटोर का जो रोल होता है वो आप अदा कर रहे होते हैं जूनियर्स के लिए ख़ास तौर पे। तो ये एक ख़ास वजह है जिसकी वजह से आप उनको ये चीज़ जो है वो आप उनको इम्पार्ट कर रहे होते हैं, या कैसे कर रहे होते हैं आप? मेरे ख्याल से देखें जी, ये आप कह सकते हैं कि ये मेरी बड़ों की और मेरी वालिदैन की वो जो तरबियत है, जो शुरू से ही मैंने जिस फैमिली में आंख खोली है, तो मेरे वालिद और मेरी वालदा जो है वो, मैंने देखा कि मेरी वालदा हमेशा, बहुत जब मैं छोटा था तो मैं देखता था कि जी वो फजर में उठी हुई है, बल्कि फजर क्या तहज्जुद में उठी हुई है। मेरे वालिद जो है वो सुबह सुबह काम पे जाते हैं और शाम में थके हारे आते हैं। तो एक रूटीन थी हमारी घर में, फैमिली में, बहन भाइयों में। तो मैं कहा वो रूटीन मुझ में भी आई, और फिर जैसे जैसे मैं खेलता रहा और फिर जैसे जैसे मैं ऊपर जाता रहा, तो मुझे वही जो मैंने बात की कि पहले मुझसे एक्सपेक्टेशन लोगों ने की, मुझसे अपने टीममेट्स ने एक्सपेक्टेशन की, मुझसे अपनी फैमिली ने एक्सपेक्टेशन की कि ये कुछ करेंगे। तो मैं ख्याल से यही चीजें, तो मैं अब कोशिश करता हूँ
जैसे आपने कहा कि अब टाइम पे चलूं, टाइम पे सोऊं, टाइम पे खाऊं पीऊं, तो मेरे ख्याल से यही वो बेहतर चीज़ है जो मैं जो कंट्रोलेबल चीज़ है जो मैं कर सकता हूँ, वो मैं कोशिश करता हूँ, तो मेरे लिए चीज़ें आसान से आसान होती चली जाती है। ठीक है। और साथ साथ ये भी बताइएगा यूनुस भाई कि आपके मुतालिक ये कहा जाता है, मैं मुख्तलिफ लोगों के कमेंट्स भी पढ़ रहा था, जो इंटरनेशनल क्रिकेटर्स हैं, रिकी पॉन्टिंग वगैरह, इवन जो इंडियंस हैं, वो भी आपके बारे में बड़े पॉजिटिव रिमार्क्स दे रहे हैं। मुझे ये बताएं कि आपके मुतालिक ये कहा जाता है कि मोस्ट इफेक्टिव बैट्समैन इन द रिसेंट हिस्ट्री, और दूसरा ये कहा जाता है कि आप सबसे ज़्यादा मोस्ट सक्सेसफुल आप होते हैं फोर्थ इनिंग में। तो ये क्या वजह है कि आप फोर्थ इनिंग में सबसे ज्यादा सक्सेसफुल हैं, बल्कि आपका जो नॉर्मल जो आपका एक रन रेट है वो फोर्थ इनिंग में उससे भी ज्यादा हो जाता है? अब देखिए, मेरे ख्याल से होता है क्या है कि फोर्थ इनिंग में आप कह सकते हैं कि या तो आप जो जो मैच होता है वो विनिंग की तरफ जा रहा होता है, या जो है वो टीम फंसी होती है, तो मैच जो आप कह सकते हैं कि एंड ड्रॉ की तरफ जा रहा होता है, तो उस वक्त ज्यादा एक्सपेक्टेशन होती है, ज्यादा प्रेशर होता है। तो इस यही कह सकते हैं कि मैं कोशिश करता हूँ कि जो फोर्थ इनिंग होती है, या मैच जीतने जा रहे होते हैं या ड्रॉ करने जा रहे हैं, तो उस वक्त तो वही बात है, जैसे एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा होती है। इवन अगर आप इस मैच में भी देखें तो फिर अगर आप सेकंड डे देखें तो हमारे 2 आउट थे, और फिर एक सिचुएशन थी कि पता नहीं क्या हो जाएगा, और तो लेकिन ये कि वही बात है कि मैं गया बैटिंग करने, और आखिरी 1-1.5 ओवर में खेलने गया, और मैंने अपने आप को अपनी स्किल टेस्ट करने की कोशिश की, अपनी अपनी जो आप कह सकते हैं कि अपनी ब्रेवनेस को टेस्ट किया कि मैं गया और मैंने नाइट वॉचमैन नहीं लिया, तो अल्लाह ने मुझे, वही बात है कि अल्लाह ने मुझे मेरा हाथ दिया, मुझे हाथ दिया और मेरा साथ दिया, और एग्जैक्टली वही हुआ कि मैं फिर एक अच्छी इनिंग खेलने में कामयाब हुआ। तो मेरे ख्याल से यही वो चीज़ें होती हैं जो जब आप पॉजिटिव रहते हो और आप कोशिश करते हैं कि जो आपकी नेगेटिव थिंकिंग होती है या नेगेटिव, क्योंकि इंसान है, बाजू का शैतान भी आपके साथ होते हैं, वो जो बार बार आपको कह रहा होता है कि जी ऐसा हो जाएगा वैसे, तो मेरे ख्याल से वही बात है कि जब आप पॉजिटिव रहते हो, पॉजिटिव सोचते हो या पॉजिटिव करने की कोशिश करते हैं अपने लिए, अपनी टीम के लिए, तो सडनली वो चीज़ें आसान हो जाती है। तो मेरे ख्याल से यही बातें हैं कि फोर्थ इनिंग में जब भी आती है तो या तो टीम फंसी होती है या मैच जो है ना विनिंग की तरफ जा रहा होता है। ठीक बात। तो इसलिए कोशिश यही अच्छा, होती है वैसे कि यूनुस भाई आज क्या हुआ? आज तो आप माशाल्लाह, मैं तो सोच रहा था कि एक और सेंचुरी बनने जा रही है, आज क्या फोकस लूज कर गए थे आप? आपने आराम से कैच पकड़ा दिया उसको। नहीं, वही बात है, जैसे बाजू बात वही बात है कि जब आप खेलने जाते हो तो कुछ चीजें जब अल्लाह आपको साथ देता है तो वही यही शॉट जो होते हैं वो गैप में जाते हैं, लेकिन आज उसके ऑपोजिट हुआ, उसके हाथ में चला गया फील्डर के। लेकिन वही बातें कि देखिए, आप रोजाना सीखते हो, तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं हर लम्हे में, हर दिन में, हर मोमेंट में सीखूं। तो ये कि अगर जो इंसान सीखता है तो कम से कम गलतियां वो करता है। अगर आप देखें तो अल्लाह ने मुझ पर करम किया कि कम से कम गलतियां हो रही और रन बेहतर हो रहे हैं। अच्छा, अब आखिर में मैं थोड़ा सा आपसे वर्ल्ड कप के बारे में पूछ रहा हूँ कि वर्ल्ड कप के बारे में आप एक्साइटेड हैं? क्योंकि चेयरमैन साहब ने तो कह दिया है कि आपको खिलाएंगे इंशाल्लाह, तो उसके बारे में आप तैयारी वगैरह करेंगे? आप एक्साइटेड हैं उस हवाले से? बिल्कुल, लेकिन ये अगर मुझे चांस मिला या मुझे मौका मिला, जैसे मैं बार बार ये बात कर रहा हूँ कि जिस तरह जावेद भाई 92 के वर्ल्ड कप में जिस तरह उन्होंने परफॉर्मेंस की, उसके बाद इमरान खान ने जिस तरह परफॉर्म की, इवन रमीज राजा की परफॉर्मेंस देख लें वहाँ पे, और खासतौर पर इंजमाम उल हक ने जिस तरह परफॉर्मेंस की थी वहाँ पे, मेरी ये ख्वाहिश रहेगी और मेरी ख्वाहिश है कि इस तरह अल्लाह मुझसे कुछ इनिंग्स खिलवा दे, और जिस तरह उनके नाम अगर हम देखें तो उस वर्ल्ड कप को काफी अरसा हो चुका है, काफी साल बीत गए, लेकिन आज भी मैं खुद ये कह रहा हूँ कि उनकी परफॉर्मेंस मुझे याद है। तो अल्लाह मुझे ऐसी कोई परफॉर्मेंस करा दे, मेरे ख्याल से मुझे जो है बहुत खुशी होगी। नहीं, अल्लाह करेगा। और वैसे तो खैर आपने वर्ल्ड कप भी हमारे लिए T20 का जीता हुआ है, अगरचे हम उसका बहुत ज़्यादा जिक्र नहीं करते हैं। 92 का वर्ल्ड कप हमें बहुत ज़्यादा याद रहता है, लेकिन T20 का भी वर्ल्ड कप किसी तरीके से कम नहीं था। मेरा ख्याल है कि अल्लाह करेगा कि आपकी किस्मत में और भी इस तरह की चीज़ें आएंगी। और यूनुस भाई, आखिर में सिर्फ मुझे ये बता दें कि पाकिस्तान के लोगों के लिए आप क्या कहेंगे? पाकिस्तान टेलीविज़न, यकीन करें कि पाकिस्तान टीवी जो है, ये हमारा टीवी जो है ये नेशनल टीवी है, और ये आप लोगों के लिए बहुत दुआएं हम लोग करते हैं, और हमारी ख्वाहिश होती है कि आप हमेशा नंबर 1 रहें। नहीं, बिल्कुल, देखें जिस तरह आपको पता है कि पीटीवी का एक मकाम है पाकिस्तान की मीडिया में, तो और जिस तरह ये प्रमोट करते हैं स्पोर्ट्स को, तो वैसे ही करना चाहिए, बल्कि मेरे ख्याल से और ज्यादा करना चाहिए। और ये हमारा लीडिंग चैनल है, और हमें पता है कि जब भी पीटीवी अगर आप देखें तो हमने जब होश संभाला तो पीटीवी को देख के हम बड़े हुए। पीटीवी को
तरफ स्पोर्ट्स को प्रमोट करती है, बहुत अच्छी बात है। और बाकी जो है सारे पाकिस्तान से और अपने कंट्रीमैन से यही जितने भी लोगों से सिर्फ यही रिक्वेस्ट है कि जब भी कुछ मौका मिला पाकिस्तान के लिए तो अच्छा करने की कोशिश करें। ये ना देखेंगे जी कि आप पाकिस्तान ने हमें क्या दिया, बल्कि हमें ये सोचना चाहिए और हमें ये देखना चाहिए कि हमने पाकिस्तान को क्या दिया। अगर ये मोमेंट है और यही जहन में ये बातें हम जहन में रखें, मेरे ख्याल से चीजें हमारे लिए और सारे पाकिस्तान के लिए भी हो जाएगी। यूनुस भाई आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारा दिल खुश किया है। अल्लाह ताला आपको खुश रखे और अब आप वापस बेशक जाके सो जाइए, क्योंकि मुझे पता है आपकी घड़ी जो है वो आपको कह रही होगी, और अल्लाह करे कि जो आपका एक रुतबा है उसमें अल्लाह ताला आपको मजीद इज्जत अता करे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। यूनुस खान हमारे साथ मौजूद थे, पाकिस्तान टीम के साबिक कप्तान और पाकिस्तान के लिए T20 जीतने वाले बहुत ही ज़बरदस्त इंसान है। ये खिलाड़ी से बड़े इंसान है। लेकिन अब एक और टॉपिक और उसके ऊपर हम बात करते हैं। आपको मालूम है कि नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान में हम जो रिपोर्ट्स पढ़ रहे हैं उसमें एक रिपोर्ट ये आई है कि दुनिया में 36 मिलियन के करीब लोग हैं जो स्लेवरी में अभी भी बॉन्डेड हैं, जो स्लेवरी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और उसमें सबसे आगे जो है वो भारत है। हम देखना ये चाहते हैं कि भारत जो एक तरफ लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ वेपन्स है, दूसरी तरफ स्लेवरी में सबसे टॉप पे है। जो ग्लोबल सर्वे आया है ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स पे, उसमें नंबर 1 है। इसी वाले से बात करते हैं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं खालिद खटक साहब, साबिक सफ़ीर हैं। खालिद साहब अस्सलाम वालेकुम जी। खालिद साहब, ये क्या डाइकॉटमी है, एक अलमिया ही कह सकते हैं इसको, कि एक तरफ सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट इंपोर्टर है वेपन्स का इंडिया, और दूसरी तरफ अपनी हालत ये है कि स्लेवरी के हवाले से पूरी दुनिया में नंबर 1 है। हाँ, देखें, ये हर एक स्टेट की प्रायोरिटीज की बात होती है, उसकी क्या प्रायोरिटीज है। और साफ बात यह है कि जहाँ पर फ्री मार्केट की बात आ जाती है, जहाँ पे स्टेट पावर की बात आ जाती है, जहाँ पे नेशन स्टेट की ग्रैंडर या उसकी पावर की बात आ जाती है, तो उस पर फिर सोशल सेक्टर्स जो हैं वो सफर करते हैं। तो ये कोई मतलब कि हैरानकुन बात नहीं है कि एक तरफ से जो है इंडिया बिगेस्ट इंपोर्टर ऑफ आर्म्स है, दूसरी तरफ स्लेवरी इंडेक्स में जो है वो टॉप पे है। और ये मसला जो है तो पूरे एफोरेशन इसमें भी है, कंट्रीज में भी है और साउथ अमेरिका में भी है। लेकिन वाकई ये एक डायकोटमी है। बट हेटी में बहुत ज्यादा, हेटी में बहुत ज्यादा है। हाँ, हेटी भी बहुत ज्यादा है, बट हेटी की दूसरी पोजीशन है। और ये इंडिया जो है एक अपने आप को एक इमर्जिंग पावर समझता है। और ये प्रायोरिटीज की बात होती है। देखें, इसमें जो है कि जो सोशल सेक्टर जो है वो फ्री मार्केट या कैपिटलिस्ट ऑर्डर में कोई इम्पोर्टेंट उसको इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती। उसमें स्टेट पावर की बात होती है। स्टेट पावर में जो है एक तरफ से जो है इंडस्ट्रियल पावर की बात होती है, दूसरी तरफ से मिलिट्री पावर की बात होती है। लेकिन जहां तक लोगों की कंडीशंस की बात होती है, लोगों के वेलफेयर की बात होती है। अच्छा खालिद साहब, टाइम चूंकि कम है, मैं चाहूंगा छोटे छोटे जरा आपसे चीजें मैं पूछ लूँ। एक तो दाइश के हवाले से जरा बताएं कि लेटेस्ट क्या है। कुछ समझ नहीं आ रही है कि जो अल नुसरा ग्रुप है वो किधर जा रहा है। अमेरिकन अटैक कर रहे हैं सीरिया, उन्हें समझ नहीं आ रही कि सीरियन प्रेसिडेंट को सपोर्ट करें या ना करें। एक अजीब सा वहां पे खिचड़ी सी पक रही है, इसको कैसे समराइज करेंगे आप? देखिए, जहाँ तक आईएसआईएस का ताल्लुक है तो इसके बनने में जो है एक तो जो सीरिया में जो सिविल वॉर की सिचुएशन है और जिसमें तकरीबन अब तो 2 लाख के करीब लोग जो है उसमें मर चुके हैं। इराक की जो सिचुएशन है और आईएसआईएस की वजह से है, अमेरिका को भी एक बहाना मिल रहा है कि वो वापस इस रीजन में आ जाए, इराक में वापस आ जाए। क्योंकि उन्होंने पहले कह दिया था कि जी मिशन अकम्प्लिश्ड बुश टाइम के जमाने में, और उसके बाद फिर जैसे ओबामा साहब के जो इलेक्शन कैंपेन में था वो एक ट्रेड ऑफ था कि जी इराक से हम फौज वापस बुलाएंगे, अफगानिस्तान में जो है ना सर्च होगा फोर्सेस का। अफगानिस्तान में सर्च कामयाब नहीं हुआ, इराक से फौज वापस करने में कामयाबी नहीं हुई। तो अभी एक किस्म के जो है लास्ट ऑफ द डाइस जैसे कहते हैं वो ये है ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन का। वो बेसिकली कांग्रेशियल इलेक्शन हार चुके हैं, एक किस्म के लेम तक प्रेसिडेंट है, लेकिन वो अपनी लेगेसी छोड़ना चाहते हैं। बहुत सारे उसमें अवामिल हैं। लेकिन आईएसआईएस का जो है, आईएसआईएस के बनने में जो है बेसिकली एक सेक्टेरियन सिचुएशन है इस रीजन की। इस वक्त अगर आप सोचें तो 4 ऐसे कैपिटल्स हैं जिसमें ईरान का बहुत इंफ्लुएंस है। एक बैरूत है, दूसरा
दमास्कस है, तीसरा बगदाद है, अब सना भी उसमें हो चुका है। तो उसमें एक रीजनल सिचुएशन आ चुकी है जिसमें वहाँ के जो अच्छा पॉपुलेशन अच्छा खालिद साहब एक मेरे पास 1 मिनट है, मुझे सिर्फ ये बता दें कि जो यूक्रेनियन इशू चल रहा है इस वक्त, उस पे अब क्या सिचुएशन है? जो एक हम टेंशन देख रहे थे यूएस में और रशिया में, कुछ उसमें बेहतरी आ रही है? नहीं, उसमें बेहतरी नहीं आ रही, लेकिन उसमें फे कॉम्प्लीट जिसे कहते हैं, उसमें एक जो एक हकीकत है, ग्राउंड रियलिटी है। मैंने जिस तरह से पहले से ये कहता रहा हूँ कि रशियंस का तरीका ये होता है कि पहले वो ग्राउंड रियलिटीज को अपने फेयर में चेंज कर लेते हैं, फिर उसके बाद वो डिप्लोमेटिक मूव के पर आ जाते हैं। तो ग्राउंड रियलिटी इस यूक्रेन की जो है ना, रशियंस ने अपने फेयर में चेंज कर ली है, और उसके बाद फिर वो डिप्लोमेसी चलती रहेगी। उसमें आगे जो है और सारे इश्यूज भी हैं उसमें, जिसमें रूस की अमेरिका को जरूरत होगी और अमेरिका की शायद कुछ रूस को जरूरत होगी। लेकिन इस वक्त जो है इसमें टेंशन बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा। और लेकिन ये जो है यूरोप का एक सेंट्रल इशू नहीं है, फ्रैंकली स्पीकिंग। यूक्रेन के लिए जो है ना, यूरोप जो है वो कहेगा भी, उसकी रशिया के मूव्स की अपोजिशन भी करेगा, लेकिन उसके लिए यूरोपियंस ने जो है ना अपनी जिंदगी खराब नहीं करनी, वो नहीं करनी। और वो यूक्रेनियंस को ही पता चल रहा है, सबको पता चल रहा है। कोई बिग पावर जो है वो छोटे मुल्कों के उसके बारे में जो है ना, उनके तजादात होती हैं आपस में एक दूसरे के साथ, लेकिन उसके लिए एक दूसरे को के लिए इनसरमाउंटेबल चैलेंज या उसके जो है ना कंप्लीटली क्रैशिंग वो। खड़क साहब, अल्लाह करे कि मामला अच्छे तरीके से हल हो सकें और इंटरनेशनल पीस जो है वो इस वक्त ऐसा लग रहा है कि जैसे स्टेक पे आया हुआ है इन दोनों ममालिक की वजह से। और जो भी G20 कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें से वॉकआउट कर गए थे रशियन प्रेसिडेंट पुतिन। तो देखते हैं कि कैसे मामला आगे बढ़ेंगे, इनको हम कवर करते रहेंगे। लेकिन आखिर में मैं सिर्फ एक दफ़ा फिर आपको समराइज़ कर दूँ कि आज प्राइम मिनिस्टर ने जो खुशखबरी सुनाई है उसमें उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है